तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी में जिसको आप राजनीतिक विज्ञान विषय भी बोलते हैं। इसका जो आपका फर्स्ट वाला बुक है समकालीन विश्व राजनीति करके, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, आपकी जो पूरी फर्स्ट बुक है ना, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। जो आपका मिड टर्म एग्जाम होने वाला है ना 27 सितंबर 2024 को, उसके अंदर ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो पूरी ही वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ, पिछले 10 साल का अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रखे हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आज मैं आपके लिए ना लाइक का टारगेट रख देता हूँ, ठीक है। इस एग्ज़ाम्स का अगर हम लोग यहाँ पर पैटर्न देखें तो मतलब इस एग्ज़ाम्स के लिए जो वीडियोस बना रहा हूँ, तो उन वीडियोस के अंदर ये पहला वीडियो ऐसा होगा जिसके अंदर मैं यहाँ पर आपके लिए लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, ठीक है। और टारगेट किस लिए रख रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड वाला बुक भी रहता है आपका उस वीडियो के लिए। अगर आप चाहते हैं कि सेकंड बुक के लिए भी इसी तरह से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेकर के आऊँ वन शॉट में, जिसके अंदर पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर करवा दूं, तो उसके लिए आप इस वीडियो पर मिनिमम जो है 1000 लाइक को पूरा कर दीजिए। अगर आप 1000 लाइक यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं इस वीडियो पर, तो मैं आपके लिए सेकेंड बुक का भी यहाँ पर वन शॉट लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है। ये फर्स्ट बुक का आपके लिए वन शॉट का वीडियो था मेरी तरफ से, मतलब अभी हम वीडियो करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो 1000 लाइक कंप्लीट कर दीजिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। और जिन बच्चों को नहीं पता है, पॉलिटिकल का सैम्पल पेपर का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, फिजिकल एजुकेशन का, अदर सब्जेक्ट के जो सैम्पल पेपर्स की वीडियो है ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, तो उनको भी जरूर जा करके देखिएगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट वगैरह रहता है जो आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टा आईडी है जय झा 07 करके। आप मेरे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली अपना जो क्वेश्चन वगैरह है वो पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो क्या कर रहे हैं, आप वहां पर जरूर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर हम आपको फ्री में PDF, नोट्स और भी बहुत तरह की चीज़ें प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है क्लास 12 CBSE 1 2 3। जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा। तो आज ही उसमें ज्वाइन हो जाइए और जो भी चीज़ें हम भेजते हैं उसका लाभ उठाइए, ठीक है बच्चों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि सत्ता के नए केंद्र से क्या अभिप्राय है, जो न्यू सेंटर ऑफ पावर्स है वो क्या है, उसको आपको समझाना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आ जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा टाइम में पीछे ले चलता हूँ। ये वो टाइम है जब दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। कौन सा टाइम था भैया, 1939 से लेकर के 1945 तक का। जैसे ही 1945 आता है तो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है और पूरी दुनिया जो है एक तरह से शांति के उसमें आ जाती है कि चलो भैया अब शांति हो गई, वॉर खत्म हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन फिर से एक नया युद्ध छिड़ जाता है। अब इस बारी कौन सा युद्ध छिड़ता है, कोल्ड वॉर जिसको आप कहते हैं, हिंदी में बोले तो शीत युद्ध जिसको आप कहते हैं, ठीक है। किसके बीच में, यहाँ पर आपका एक था अमेरिका और एक था सोवियत संघ। अब इन दोनों के बीच में काफी लंबे समय तक कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध चला और फाइनली 1991, जी हाँ बच्चों, 1991 में क्या हुआ, आपका USSR जो कोलैप्स कर गया, सोवियत संघ टूट गया 15 अलग अलग गणराज्यों के अंदर। और पूरी दुनिया में कौन भैया ताकतवर बच गया, तो वो बच गया हमारा यहाँ पर अमेरिका, ठीक है। अमेरिका केवल एकमात्र ऐसा महाशक्ति बच गया पूरी दुनिया में जो बहुत ज्यादा पावरफुल था, पूरी दुनिया उसकी ताकत को मानती थी, ठीक है। अब लेकिन भैया पूरी दुनिया में अगर एक ही ताकतवर देश बना रहेगा जो कि है अमेरिका, तो ये तो दिक्कत वाली बात है, वो तो अपनी मनमानी करेगा, है ना। तो इसके लिए क्या हुआ भैया, अलग अलग कह लीजिए या नए नए सेंटर ऑफ पावर निकल करके आए, सत्ता के केंद्र निकल करके आए जो कि ताकतवर होते चले गए। जैसे आप चाइना को देखिए, चाइना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल है ना। और यहाँ पर भारत को देख लीजिए, भारत भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसी प्रकार से अगर एक देश मिल करके पावरफुल नहीं हो सकता है, जैसे चाइना और आपका इंडिया तो अकेला ही बहुत ज्यादा पावरफुल है आज के टाइम पे आप देखेंगे तो। लेकिन कई जगह ऐसा भी देखने को मिला जहां पर एक अकेला देश जो इतना पावरफुल नहीं हो सकता है,
ठीक है। तो उसलिए उन्होंने क्या किया, ग्रुप बना लिया, ठीक है। उसी ग्रुप का एक बेहतरीन एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ। ये क्या है भैया, यूरोप के देशों का अपना एक ग्रुप कह लीजिए या संगठन कह लीजिए है, जो क्या करता है, कहीं ना कहीं अमेरिका की जो प्रभुत्व है, दबदबा है, उसको कम करने का प्रयास करता है। न केवल आपका यूरोपीय संघ, आपका भारत कह लीजिए, चीन कह लीजिए, आसियान कह लीजिए, तो ये सभी क्या है, सत्ता के नए केंद्र आप कह सकते हैं। और ये सब मिलकर के क्या करते हैं, अमेरिका का जो दबदबा है, अमेरिका की जो ताकत है, उसको कहीं ना कहीं कम करते हैं, ताकि पूरी दुनिया में केवल एकमात्र महाशक्ति का केंद्र जो है आपका अमेरिका ना बचे। इसीलिए सत्ता के नए केंद्र यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस से। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, कि सत्ता के नए केंद्र से क्या अभिप्राय है। तो किताबी लैंग्वेज में कुछ इस प्रकार से आंसर आप लिखेंगे, अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो, कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। यानी कि जैसे ही सोवियत संघ टूटा, सोवियत संघ कोलैप्स हुआ, वैसे ही पूरी दुनिया में किसका दबदबा कायम हो गया, किसका वर्चस्व कायम हो गया, अमेरिका का, यानी कि यूएसए का। फिर हमें एक चीज देखने को मिलता है वहां पर, कि कुछ देश निकल करके आते हैं, संगठन निकल करके आते हैं, इनका उदय होता है, जो सत्ता के नए केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। इनका काम क्या होता है भैया, यह संगठन अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे, क्योंकि यह संगठन राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो रहे हैं आज के टाइम पे। अभी 2023 चल रहा है और अभी भी ये जो संगठन है ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हुए चले जा रहे हैं। अगर भारत की देखेंगे, आप बात करें भारत की, इंडिया की, तो आप देखेंगे वर्ल्ड का फास्टेस्ट इकोनॉमी है हमारा देश। यानी दुनिया में अगर किसी देश का इकोनॉमी जो है सबसे तेज गति से विकास कर रहा है, सबसे तेज रफ्तार से ऊपर की ओर जा रहा है, तो वो भारत का है, ठीक है। चाइना की बात करें तो ऑलरेडी वो सेकंड नंबर पे आ चुका है अर्थव्यवस्था के मामले में, यानी इकोनॉमी के मामले में। फर्स्ट नंबर पे आपका अमेरिका है, सेकंड नंबर पे चाइना है। उसी प्रकार से यूरोपीय संघ ले लीजिए आप, ठीक है, आसियान ले लीजिए, ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और होते चले जा रहे हैं, ठीक है। और इनका पावरफुल होना भी जरूरी है, ताकि अमेरिका के प्रभुत्व को, अमेरिका के दबदबे को यहाँ पर रोका जा सके, सीमित किया जा सके। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों। और हाँ बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते चलिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट इज मीन बाय द न्यू सेंटर ऑफ पावर। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे, कि यूरोपीय संघ से आप क्या समझते हैं। अभी हमने डिस्कस किया यूरोपीय संघ के बारे में, जिसको इंग्लिश में आप यूरोपियन यूनियन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है भैया, ये बेसिकली यूरोप के जो देश है ना, उनका एक संगठन है। यूरोप के सारे देशों ने मिलकर के अपना एक संगठन बनाया, जिसका नाम पड़ गया यूरोपीय संघ, इंग्लिश में बोले तो यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। और यूरोपीय संघ का विश्व स्तर पे, चाहे आप ले लीजिए आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में हो, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है। आप देखेंगे ना, यूरोपीय संघ का जो मुद्रा है, जिसको यूरो बोला जाता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल मुद्रा है भैया, बहुत ज्यादा पावरफुल करेंसी है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मैंने गूगल पे सर्च किया है डॉलर टू INR, ठीक है। यानी कि एक अमेरिकी डॉलर में हमें भारतीय कितना रुपया देखने को मिलेगा, तो 83 रुपए 12 पैसे देखने को मिलेगा। यानी कि अमेरिका का अगर 1 रुपया लेकर के आऊंगा, जिसको डॉलर बोला जाता है, तो भारत में अगर वो लेकर के आता हूं तो मुझे भारत के 83 रुपए 12 पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये अभी का रेट मैं बता रहा हूं, देखिए टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो ये हो गया आपका डॉलर। और डॉलर जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर करेंसी है, यानी बहुत ज्यादा प्रचलित मुद्रा है। पूरी दुनिया में ज्यादातर देशों में डॉलर जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और वर्ल्ड ट्रेड की अगर बात करें, यानी वैश्विक व्यापार की बात करें, तो वो डॉलर में ही ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज हो गया आपका। वहीं अगर मैं 1 यूरो लेकर के आता हूं, आप यहाँ पर देखेंगे मैंने सर्च किया है यूरो टू INR, ठीक है। यानी 1 यूरो लेकर के आता हूं तो मुझे भारतीय रुपया कितना मिलेगा, 88 रुपए 3 पैसे मिलेंगे। सोच रहे हैं, यहाँ पर डॉलर जो बहुत ज्यादा फेमस करेंसी है और पावरफुल करेंसी है पूरी दुनिया की, अमेरिका का करेंसी है ये, तो वहां पर अगर 1 डॉलर लेकर के आ रहा हूं तो मुझे 83 रुपए 12 पैसे मिलेगा। वहीं अगर मैं यूरोपीय संघ का जो मुद्रा है, करेंसी है, यूरो मुद्रा, ठीक है, वो लेकर के आऊंगा वहां यूरोपीय संघ से इंडिया में, ठीक है, तो मुझे 1 यूरो के बदले कितना मिलेगा, 88.3 पैसा। यानी कि जो आपका डॉलर है उससे भी ज्यादा मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो आपका अमेरिकी डॉलर है उससे भी ज्यादा शक्तिशाली आपका यूरो जो करेंसी है ये है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपने बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल आपने देखा कि किस प्रकार से डॉलर से ज्यादा पावरफुल है यूरो। तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यूरोपीय संघ जो है पूरी दुनिया में अपनी पावर जो है एक तरह से बिखेरे हुए हैं, चाहे आपका इकोनॉमिकली ले लीजिए, पॉलिटिकली ले लीजिए, फिर कल्चरल वाइज ले लीजिए, है ना। इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था हमारा कि यूरोपीय संघ से आप क्या समझते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपका ये सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूरोपियन यूनियन। तो इस टाइप से आपको इंग्लिश मीडियम में आंसर लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, इसी से संबंधित यानी यूरोपीय संघ से संबंधित एक और क्वेश्चन बन गया हमारा कि यूरोपीय संघ के किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि आपको दो फीचर्स बताने हैं यूरोपियन यूनियन के। जैसे आपका मोबाइल फोन है, मैं आपको बोलूंगा कि अपना मोबाइल फोन का दो खासियत बता दीजिए, दो फीचर बता दीजिए, तो आप बोलेंगे अरे सर जी हमारे फोन का खासियत जानना चाहते हो, ये देखो हमारे पास सर जी एप्पल आईफोन है, या आईफोन नहीं है, चलो सर जी हम गरीब है, हमारे पास जो है एंड्रॉइड ही है। एंड्रॉइड में हमारे पास एमआई का फोन है, वीवो का फोन है, ओप्पो का फोन है, इस तरह से, है ना। तो ये फोन है, इसका 200 मेगापिक्सल का कैमरा है सर जी, बैटरी 5000 mAh का है, हम इस पे पबजी खेलते हैं सर, फ्री फायर खेलते हैं, इस तरह से। तो आप अपने फोन का फीचर बता सकते हो ना। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर यूरोपीय संघ का यहाँ पर फीचर यानी कि विशेषता बताना है, यानी दो विशेषताओं के बारे में यहाँ पर बात करनी है। तो सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं कि यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदल करके राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया है। ठीक है, पहले ये आर्थिक सहयोग वाली संस्था थी जिसके अंदर अपने आर्थिक रूप से अगर कमजोर होते थे इसके सदस्य देश तो वो ज्यादातर जाते थे, लेकिन धीरे धीरे चेंज होते होते अब जो है एक राजनीतिक संस्था का रूप इसने ले लिया है। यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, अपना राष्ट्रीय गान है, अपना स्थापना दिवस है और अपनी एक मुद्रा है जिसको यूरो बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यूरोपीय संघ के बारे में आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इस टाइप से आंसर आपको लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि आसियान से क्या अभिप्राय है। तो आसियान भी आपका एक कह सकते हैं संगठन है, जैसे यूरोपीय संघ है ना, उसी प्रकार से एक संगठन है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं आसियान अर्थात दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और जिसकी स्थापना जो हुई थी वो 5 देशों के द्वारा की गई थी बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद 1967 के अंदर। ठीक है, अब वो 5 देश कौन कौन से थे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किन 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र मतलब कि बैंकॉक डिक्लेरेशन पे साइन किया और 1967 में हमारा यहाँ पर आसियान जो है ये बन गया। देखता हूँ कितने बच्चे करेक्ट आंसर मुझे देते हैं कमेंट सेक्शन में। जिस भी बच्चे का आंसर सबसे पहले आएगा उस बच्चे के कमेंट को मैं हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा ताकि और बच्चे समझ सके कि बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सबसे पहले भी आना चाहिए और सबसे सटीक आंसर भी होना चाहिए। ओके, चलिए यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज मीन बाय आसियान, तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आसियान संगठन के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। जो आसियान हमारा संगठन है इसका उद्देश्य क्या है। देखिए पूरी दुनिया में कोई भी चीज अगर बनाई जाती है तो उसका कोई ना कोई मोटिव होता है बनाने का। जैसे कार को बनाया जाता है तो कार किस लिए बनाया जाता है, एक ए पॉइंट से लेकर के एक बी पॉइंट तक ट्रेवल करने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक बंदा है उसको ऑफिस जाना है, उसके पास कार है, ठीक है, तो वो क्या करेगा अपनी कार उठाएगा, चालू करेगा इस तरह से और फटाक से ऑफिस पहुंच जाएगा। तो वो कार किस लिए बनाया गया, ताकि एक जो इंसान है वो ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक जा सके। ठीक है, उसी प्रकार से इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज अगर बनाई जाती है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर वही पूछ लिया आपसे कि आसियान जो संगठन है उसको बनाने का उद्देश्य क्या था। आपको यहाँ पर कोई 2 उद्देश्य लिखना है। तो पहला आप लिख सकते हैं कि सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना, जो इसके मेंबर कंट्रीज है उनका इकोनॉमिकली डेवलपमेंट जो है उसको रैपिडली आगे बढ़ाया जा सके, तेजी से डेवलप किया जा सके, इसलिए आसियान संगठन की स्थापना की गई। दूसरा आप लिख सकते हैं कि इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। ठीक है, इसके जो भी मेंबर कंट्रीज है उनका एक तो सामाजिक विकास हो और साथ ही साथ सांस्कृतिक विकास हमें देखने को मिले, इसीलिए इस संगठन को बनाया गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन 2 जो है सो कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान, तो इस टाइप से आंसर आपको लिखना है बच्चों। छठा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे कि आसियान शैली से क्या अभिप्राय है। ठीक है, आसियान शैली का मतलब होता है आसियान का स्टाइल क्या है काम करने का। देखिए कोई भी इस दुनिया में संगठन होता है या कोई आदमी होता है इंडिविजुअल, तो उसका अपना काम करने का तरीका होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है, तो सभी बच्चे जो है अलग अलग जवाब देंगे कि सर मेरे को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, मेरे को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, मेरे को दोपहर में पढ़ना अच्छा लगता है। और जो बैक बेंचर होते हैं वो बोलते हैं अरे सर पढ़ लिख के किसका भला हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। तो उसी प्रकार से जो आसियान का तरीका है, या यूं कह लीजिए आसियान जो शैली है, उसके बारे में आपको बताना है। तो जो आसियान का शैली कह लीजिए या आसियान स्टाइल कह लीजिए, वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया जो है कि उदाहरण पेश किया है आसियान ने। और आसियान ने इसके लिए काफी नाम भी कमाया है अपने इस स्टाइल यानी कि शैली के कारण। इसे ही आसियान शैली कहा जाने लगा है या कहा जाता है, आप यूं कह सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, आसियान का कहना है भैया कि हमें लड़ना नहीं है, मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करना है, मेल मिलाप से ही हमें चीजों को सॉर्ट आउट करनी है। और ये काफी फेमस हो गया कि भैया सब देखने लगे, अच्छा एक ऐसा संगठन है जो लड़ता उड़ता नहीं है। यहाँ पर जैसे नाटो की बात करें तो नाटो को तो बनाया ही इसलिए गया है कि कोई दूसरा देश अगर नाटो के सदस्य देशों पर हमला करता है तो सारे के सारे नाटो के देश जो है मिल करके उस देश के ऊपर हमला करेंगे, आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। तो कई सारे संगठन है जो इस युद्ध वगैरह को लेकर के बनाए जाते हैं, लेकिन आसियान जो है ना, आसियान का विजन क्लियर है एकदम। बोलता है अरे भैया अपने को ना लड़ना है, अपने को बिंदास भैया काम करने दो, शांति से काम करना है अपने को, है ना। और यही हमारा स्टाइल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। आसियान शैली के ऊपर कई बार क्वेश्चन बन जाता है पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। क्लियर, चलिए यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट इज मीन बाय आसियान स्टाइल। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आसियान क्षेत्रीय मंच से क्या अभिप्राय है। देखिए आसियान की जो स्थापना हुई थी वो 1967 में हुई थी, और आसियान क्षेत्रीय मंच की जो स्थापना हुई थी वो 1994 में हुई थी। इस चीज को क्रिस्टल क्लियर करके चलिएगा अपने दिमाग में। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी और आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है आसियान की जो स्थापना हुई थी वो 1967 के अंदर हुई थी, और आसियान क्षेत्रीय मंच की जो स्थापना हुई थी वो 1994 में हुई थी। अब आसियान क्षेत्रीय मंच है क्या? ये भैया एक मंच है, जैसे एक स्टेज होता है ना, उस टाइप का आप एक समझ सकते हैं। इसकी स्थापना किया गया था, और इसका स्थापना का उद्देश्य ये था कि देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल जो है बनाया जा सके। कहने का मतलब ये है कि सारे देश इकट्ठा हो और यहाँ पर जो है सो कि देशों की सुरक्षा के बारे में बात की जा सके, जो अलग अलग देशों की फॉरेन पॉलिसीज है उनके बारे में यहाँ पर एक बातचीत की जा सके, और यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज मीन बाय आसियान रीजनल फोरम। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्रिक्स क्या है और ब्रिक्स की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य बताइए। हालांकि इस साल का जो आपका सिलेबस आया है उसके अंदर जो ब्रिक्स है आपका ये एडिशनल कर दिया गया है ना, यानी कि पेपर के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पैसेज वगैरह इसके ऊपर आ सकता है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिलीट नहीं है, इस साल के सिलेबस में आपका पढ़ने के लिए दिया गया है, लेकिन पेपर को लेकर के इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ये बताया गया है, बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बताया गया था। अभी तो हमारा मिड टर्म आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं मोटा मोटा कि ब्रिक्स है क्या। यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसका एक ग्रुप आप कह सकते हैं, है ना। तो ये ब्रिक्स कहलाता है हमारा। स्टार्टिंग में यहाँ पर सिर्फ 4 देश हुआ करते थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। 2009 के आसपास जो है यहाँ पर साउथ अफ्रीका और इसमें जुड़ गया, इसीलिए इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। पहले इसको ब्रिक बोला जाता था, बाद में इसको ब्रिक्स बोला जाने लगा जब यहाँ पर साउथ अफ्रीका जो है ऐड हो गया था। यहाँ पर कुछ बातें बेसिक सी बताई गई है, आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स में 5 देशों का ये समूह है हमारा, जो विश्व की अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में रूस में की गई थी, और दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका जब इसमें जुड़ गया तो इसका नाम जो है परिवर्तित होकर के जो आज हम पढ़ते हैं ना ब्रिक्स, ये हो गया। पहले इसको ब्रिक बोला जाता था। ठीक है, ये के नहीं आएगा, ये के जो है मिसटाइप है, के नाम से कोई देश इसके अंदर ऐड नहीं है। यहाँ पर आप कंट्रीज के लिस्ट भी देख सकते हैं, बी से ब्राजील, आर से रशिया यानी रूस, आई से इंडिया यानी भारत, सी से चाइना यानी चीन, और एस से साउथ अफ्रीका यानी हिंदी में बोले तो दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, अब ब्रिक्स को क्यों बनाया गया, मैंने आपको बताया इस दुनिया में कोई भी चीज बनाया जाता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे बर्गर को बनाया जाता है भूख मिटाने के लिए, मोमोज को बनाया जाता है स्वाद मिटाने के लिए, और चाउमीन जो है उसको बनाया जाता है हमारा तबीयत खराब करने के लिए, है ना। मजाक कर रहा हूँ, तो मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ, चाउमीन मत खाया करो यार। चलिए यहाँ पर देखिए ब्रिक्स की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। तो देखिए भैया, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाया जा सके, यानी सहयोग जो है, कोऑपरेशन जो है उसको बढ़ाया जा सके देशों के बीच में, और ये लोग डेवलप कर सके इन क्षेत्रों में पूरी दुनिया के अंदर, है ना। इसीलिए ब्रिक्स की स्थापना की गई। कुछ और बेसिक बातें यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में बताई गई है, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं।
सेम यही चीज इंग्लिश मीडियम में आपका यहाँ पर इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। सार्क जो है हमारा कटा हुआ है इस साल की सिलेबस में, सार्क के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला, अब यहाँ पर देखिए मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहा था और यहाँ पर आ भी गया हमारा कि आसियान के सदस्य देशों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर 5 देशों ने आसियान को बनाया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन 5 देशों ने बैंकॉक डिक्लेरेशन यानी बैंकॉक घोषणा पत्र पर साइन करके 1967 के अंदर आसियान की स्थापना की थी। ओके, चलिए यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिस्क्राइब द फाउंडिंग कंट्रीज ऑफ आसियान। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी। मार्शल योजना क्या थी? देखिए मार्शल योजना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके चलिएगा अपने दिमाग में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए जबरदस्त मदद की, इसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जो यूरोप की अर्थव्यवस्था थी, यूरोप में भी खास करके जो पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था थी बिल्कुल चरमरा गई, है ना, बिल्कुल डाउन सी हो गई। तो अमेरिका यहाँ पर निकल करके आया। अमेरिका बोला अरे भैया काहे दिक्कत ले रहे हो, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। और अमेरिका ने जबरदस्त मदद की यहाँ पर पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित यानी दोबारा से खड़ा करने में। और ये जो जबरदस्त मदद किया अमेरिका ने, इसे ही हम लोग मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि सेकंड बुक का भी वन शॉट वाला वीडियो हम लेकर के आए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। देखता हूं कितने ज्यादा इस वीडियो को लाइक आते हैं। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक आएगा उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। क्लियर? चलिए यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट वाज द मार्शल प्लान। आंसर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और चीन के बीच में विवादों के कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत और चीन, इंडिया एंड चाइना के बीच में क्या क्या डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है, क्या क्या विवाद देखने को मिलता है। तो भैया ऐसे अगर बात करें तो विवादों का जो सूची है, लिस्ट है, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन हम आपकी किताब के अनुसार चलते हैं। आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। पहला, दलाई लामा को जब हमने भारत के अंदर शरण दिया था, ये बात है 1959 की, आई थिंक 1959 के टाइम की बात है, जब दलाई लामा जो है भारत में आए थे, जब तिब्बत पे चाइना ने हमला किया था और तिब्बत को अपने अंदर कब्जा कर लिया था। तो दलाई लामा जो कि तिब्बत के धार्मिक गुरु माने जाते हैं, उन्होंने भारत से शरण मांगी और भारत ने क्या बोला कि भैया हमारे यहाँ पे एक पॉलिसी चलता है, अतिथि देवो भव, यानी कि जो मेहमान होता है वो भगवान के समान होता है। तो इस टाइम पे आप हमारे अतिथि हो, आप क्या बात कर रहे हो, खाली शरण मांग रहे हो, आइए हमारे यहाँ रहिए प्रॉपर, ठीक है। और भारत ने उनको क्या किया भैया, यहाँ पर शरण दे दिया। अब जैसे ही भारत ने दलाई लामा को शरण दिया, वैसे ही चाइना एकदम बुखला गया। चाइना बोला अरे भैया भारत हुआ, तुम कैसे यहाँ पे दलाई लामा जी को शरण दे रहे हो, पगला गए हो का? और भारत यहाँ पर एक ही रिप्लाई बोलता है, अरे भाई तुमको जो करना है कर ले यार, हमारा जो पॉलिसी हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, तुमको जो करना कर ले, जा जा बुड़बक, जो करना कर ले, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने भारत में शरण दे दिया। तो इस चीज को लेकर के दोनों देशों के बीच में विवाद देखने को मिलता है। अगला जो चीज को लेकर के विवाद रहता है वो है भैया भारत चीन युद्ध को लेकर के 1962 में जो हमें देखने को मिला था। आपको पता होगा कि जो हमारा लद्दाख का कुछ हिस्सा है, ऊपर साइड आप देखेंगे तो वहां पर जो है चाइना ने कब्जा कर लिया था 1962 में, 1962 में, ठीक है। अब जिस हिस्से पर चाइना ने कब्जा किया उसे चाइना बोलता है कि ये हमारा हिस्सा है, ठीक है, इसे आप जो है हमारा हिस्सा मान लो, यानी कि चाइना का हिस्सा मान लो। अब भारत बोलता है तुम हमको बुड़बक समझाए बे, उस टाइम पे 1962 में हमारे पास टेक्नोलॉजी कम था, तुम हमारे ऊपर युद्ध थोप दिए, हम इधर हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे हैं और तुम हमारा इधर से जो है सो क्या करके क्षेत्र कब्जा करके चल गए, और आज के टाइम पे तुम बोल रहे हो कि इसको तुम्हारा हिस्सा मान लिया, हम पागल समझाए। तो इसको लेकर के विवाद देखने को मिलता है दोनों देशों के बीच में। भारत कभी भी नहीं मान सकता कि ये जो हिस्सा जो चाइना ने कब्जा किया था, जिसे अक्साई चीन भी बोला जाता है, वो चाइना का हिस्सा है, ठीक है ना। अभी मानेगा भारत, ना फ्यूचर में मानेगा, और मानना भी नहीं चाहिए यार, चाइना ने कब्जा किया, साफ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एक इस चीज को लेकर के विवाद देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश जो है सो भी उसको क्षेत्र विवाद देखने को मिलता है, यानी कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को बोलता है कि भैया ये हमारा है, ये हमारा है, इस तरह से, ठीक है। तो इसको लेकर के विवाद देखने को मिलता है। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा किया जाना, इसको भी लेकर के दोनों देशों के बीच में विवाद देखने को मिलता है। चीन ने जब तिब्बत पे कब्जा किया तो वहां के जो लोग थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म ढाया चीन ने, ठीक है। तो भारत ने कई बार इस चीज का विरोध भी किया है कि क्यों आप इतना जुल्म ढा रहे हैं ना, इस तरह से क्यों तिब्बत पे आपने कब्जा किया है। तो इसको लेकर के दोनों देशों के बीच में विवाद देखने को मिलता है। गलवान वैली वाली जो घटना हुई थी, जिसके अंदर जो है सो कि भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में झड़प देखने को मिली थी और चाइना वाले बहुत बुरी तरह से वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा, तो इसको लेकर के भी विवाद हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सब हेडिंग बता दिया, प्रॉपर एक्सप्लेन करके बता दिया। अब जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया है
उसी को अगर आप अच्छी तरीके से लिख देंगे पेपर के अंदर तो पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, मेंशन द रीजंस फॉर द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आसियान विजन 2020 से क्या अभिप्राय है बताइए। तो देखिए हर किसी का अपना एक विजन होता है, एक सपना होता है ना, कि भैया मैं फ्यूचर में जाके ये करूंगा, मैं फ्यूचर में जाकर के, जैसे आप जब छोटे थे तो आपने सोचा होगा ना कि मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पुलिस बनूंगा, ठीक है, या कोई और प्रोफेशन में आपने सोचा होगा कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, कुछ भी। जब मैं छोटा था, जब मैं 6th क्लास में था तो मैं सोचा था कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। उस टाइम पे मेरे को साइंस बहुत पसंद था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, 11th 12th में आया तो मैं समझ गया भैया साइंटिस्ट छोड़ दो, मेरे बस की ना है साइंस, क्योंकि छोटे लेवल पे जब होता है ना साइंस वगैरह तो आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है साइंस मैथ वगैरह टफ होता चला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे थोड़ी समझदारी आई थी उस टाइम पे फिर मेरे को क्लिक हो गया दिमाग में कि भैया मेरे बस का है साइंस फाइंस। मेरे को आर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया फिर, है ना। तो इस तरह से हर किसी का अपना एक सपना होता है। तो उसी प्रकार से आसियान का भी एक विजन था कि भैया विजन 2020 जिसको हम बोलते हैं, इसका विजन क्या था कि विजन 2020 के जरिए 2020 तक विश्व में बहिर्मुखी भूमिका निभाना चाहते थे आसियान जो है। ठीक है, और काफी हद तक इन्होंने अपने विजन को एक तरह से अचीव भी किया, ये कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला अब यहाँ पर हमारा टॉपिक आ जाता है बेसिकली दक्षिण एशिया को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए कि दक्षिण एशिया होता क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये है वर्ल्ड मैप, यहाँ पर आपको विश्व के सारे देश देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत और भारत के पड़ोसी देश भी आपको इस कोने में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि एशिया के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसी के अंदर भैया दक्षिण एशिया वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो जो ये वाला हिस्सा है हमारा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो इसको हमने जूम कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा, और भारत के जो पड़ोसी देश है यही मिलकर के दक्षिण एशिया बनाते हैं। जैसे आपका इधर से पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, है ना, ये हो गया आपका। ऊपर से आपका श्रीलंका आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर मालदीव, नीचे साइड में आपका मालदीव आ जाता है, ये मालदीव हो गया आपका। ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, दक्षिण एशिया बनाते हैं। दक्षिण एशिया के अंदर बेसिकली आपका 7 कंट्रीज आ जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर पहले नंबर पे आपका भारत हो गया, फिर दूसरे पे पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे नेपाल, चौथे नंबर पे आपका भूटान, पांचवें नंबर पे बांग्लादेश, छठे नंबर पे आपका श्रीलंका, और 7वें नंबर पे आ जाएगा आपका मालदीव। ठीक है, तो ये हमारा दक्षिण एशिया है। दक्षिण एशिया के अंदर अब हम लोग क्या करते हैं भैया, यहाँ पर जो आपका अफगानिस्तान है उसको भी शामिल कर लेते हैं। तो टोटल आपके 8 देश यहाँ पर हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा दक्षिण एशिया होता। जो चीजें मैंने आपको बताई वही चीजें यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि दक्षिण एशिया में 7 देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव करके। ठीक है, अफगानिस्तान और म्यांमार को भी जो है इसमें शामिल किया जाता है, अब ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 9 देश यहाँ पर हो गए, मैंने आपको 8 बताया था, 9 हो गए हमारे। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्या कहूँ, टॉपिक कह लीजिए बेसिकली। तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम में रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे कि IPKF का पूर्ण रूप लिखिए एवं श्रीलंका की एक मुख्य समस्या बताइए। तो IPKF का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, जिसको आप हिंदी में भारतीय शांति सेना भी बोलते हैं। देखिए ये जो होती है ना सेना, ये शांति कराने के लिए होती है बेसिकली। वैसे तो सारी जो सेना होती है वो शांति के लिए ही होती है, लेकिन ये जो सेना बनाई जाती है भारत के अंदर, ये प्रॉपर शांति के लिए होता है। अब प्रॉपर शांति मतलब कि जैसे यूएनओ हो गया आपका। ठीक है, अब यूएनओ को किसी देश में जो है सो कि शांति करवाना है ना, तो क्या करेगा, वो हर देश से शांति सेना बुलाता है। तो भारत जो है अपनी इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस यूएनओ के कहने पर अलग अलग देशों में भेजती है ताकि वहां पर शांति को करवाया जा सके। ओके, तो ये हो गया हमारा भारतीय शांति सेना। आगे देखिए, श्रीलंका की मुख्य समस्या की बात करें तो सिंघली और जो तमिल लोग हैं इनके बीच में जातीय संघर्ष हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पेपर में आ जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है उसके महत्वपूर्ण मुद्दों को बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद हमें देखने को मिलता है उसके क्या कारण है, बेसिकली आपको यहाँ पर वो एक्सप्लेन करना है। तो पहला आप लिख सकते हैं आतंकवाद की समस्या। पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में आतंकवाद एक तरह से कह सकते हैं प्रमोट करने वाला देश है और आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश भी है ना।
भारत इस चीज को वर्ल्ड लेवल पे कई बार बोल चुका है। अमेरिका भी इस चीज को नहीं मानता था जब तक 9/11 का घटना नहीं हुआ था, 9/11 का जो घटना होता है इस टाइप का, जब अमेरिका के जो टावर थे उनके ऊपर जब आतंकवादी हमला नहीं हुआ था, उससे पहले अमेरिका भी नहीं बोलता था कि हाँ भारत तो ऐसे ही बोल देता है कि हाँ पाकिस्तान में आतंकवाद है, आतंकवाद कुछ नहीं होता है। लेकिन जब बात खुद पे आ गई ना अमेरिका की, तो उसके बाद अमेरिका भी मानने लग गया, अच्छा हाँ आतंकवाद है भैया, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान और भारत के बीच में जो विवाद रहता है उसका कहीं ना कहीं कारण रहता है आतंकवाद। मैं भारत जो है बोलता रहता है कि देखो भाई आतंकवाद किसी का नहीं होता, मतलब आतंकवादी जो होते हैं ना उनका ना तो कोई जाति होता है, ना धर्म होता है, ना कोई कुछ नहीं होता, बस उनको जन्नत चाहिए होता है ना। तो भैया आपके देश में भी वो हमला करेंगे अगर आपके देश में रह रहे हैं तो, और दूसरे देशों में भी हमला करेंगे, तो इससे अच्छा यही आतंकवाद को पूरा सफाया कर दिया जाए। ओके, तो इस चीज को लेकर के यहाँ पर हमें विवाद देखने को मिलता है, लेकिन पाकिस्तान करना नहीं चाहता है। दूसरा है भैया कश्मीर मुद्दे को लेकर के, आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में ही एक युद्ध हो गया था, जिसके अंदर जो है कश्मीर का काफी सारा हिस्सा जो है पाकिस्तान में चला गया, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी बोला जाता है। ये शॉर्ट में हम लोग इसको पीओके भी बोल देते हैं ना, इस तरह से। तो ये हिस्सा जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया भैया। चलो ठीक है, हमने बोला कोई बात नहीं, यहीं से सेटलमेंट करते हैं, मान लेते हैं इसको बॉर्डर, और इधर से हमारा हो गया इधर से तुम्हारा हो गया। लेकिन मन में था एक दिन तो वापस ले ही लेंगे, और ले ही लेंगे यार, क्या टेंशन ले रहे हो, है ना। तो इस तरह से था। तो यहाँ पर जो है फिर भी क्या हुआ, पाकिस्तान क्या करता है, बार बार यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन करता है, बार बार यहाँ पर आप पॉइंट भी देख सकते हैं, सीज फायर का उल्लंघन बार बार पाकिस्तान की तरफ से जो है भारत की कश्मीर जो टेरिटरी है वहां पर क्या किया जाता है, आतंकवादियों को भेजा जाता है, और भारत वाले जो है आतंकवादियों को ऐसे मारते हैं ना जैसे गधे को मारा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती है। नदी जल बंटवारे को लेकर के विवाद देखने को मिलता है हमें। ठीक है, आपका जो पाकिस्तान के अंदर सिंधु नदी जाता है उसको लेकर के जो है कई बार हमें विवाद देखने को मिलता है। कई बार पाकिस्तान बोलता है अरे हमारे हिस्से का पानी भारत रोक रहा है, हम तो प्यासे मर जाएंगे, है ना। तो अरे भैया तुम्हारी क्या ही बोलूं मैं, काफी लिमिटेशन है, नहीं तो अलग अलग तरह के शब्द निकल जाते हैं कई बार। खैर, तो ये सारे कारण हैं जिस कारण से भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद देखने को मिलता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा कि स्टेट द इंपॉर्टेंट इशू ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद के किन्हीं दो मुद्दों को बताइए। भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद देखने को मिलता है, और कई सारे मुद्दों को लेकर के विवाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे दो पूछा है, मैंने आपको चार बता दिया है। एक तो है भैया अवैध प्रवास को लेकर के, आपको पता है भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। अब वहां पर क्या होता है, कई बार ये देखने को मिला है कि अवैध रूप से बांग्लादेशी जो होते हैं वो भारत में घुस जाते हैं, ठीक है, इनलीगली। और इससे क्या होता है कि भैया वो आ गए इंडिया में, अब इंडिया का जो रिसोर्सिस है, संसाधन है, उस पर और जोर पड़ता है। ठीक है, कई बारी ऐसे लोग भी आ जाते हैं भारत में जो नहीं आने चाहिए। आप देखते होंगे ना बहुत सारे ऐसे डाउटफुल लोग आपको लगते होंगे, अरे ये यार इंडिया का तो नहीं लग रहा है बंदा, मेरे को भी बहुत बार मिले हैं ऐसे लोग। ठीक है, इंडिया का तो नहीं लग रहा है, ये बांग्लादेशी लग रहा है, अवैध रूप से भारत में आ गया है। ठीक है, मेरे को बस अंदाजा होता था, कई बार मैं लोगों को देखता था, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, क्या पता वो भारतीय ही हो, मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन हो जाता है कई बार। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो अवैध रूप से जो भारत के अंदर जो लोग घुस आते हैं अच्छे रोजगार, अच्छे जीवन की तलाश में, तो इसको लेकर के भारत और बांग्लादेश में कई बार विवाद देखने को मिलता है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों देशों के बीच में। कई बार भारत बोलता भी है कि आपके देश के लोग अवैध रूप से इनलीगली हमारे देश में माइग्रेट करके आ रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को मानते नहीं हो। और बांग्लादेश बोलता है नहीं अरे सब ठीक है भारत जी, अरे क्या बोल रहे हो भैया, ये क्या, हमारे देश में सब ठीक है, हमारे देश के लोग आपके देश में कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको लेकर के विवाद देखने को मिलता है, तो ये लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जल बंटवारे को लेकर के विवाद देखने को मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपका भारत और बांग्लादेश दोनों में बहता है। ठीक है, तो दोनों देशों के बीच में ना विवाद देखने को मिलता है। बांग्लादेश कई बार बोलता है कि आप जो है प्रॉपर पानी रिलीज नहीं कर रहे हैं, या फिर कई बार भारत भी बोलता है कि आपकी तरफ से जो पानी आ रहा है उसमें दिक्कत हो रहा है ना, इस तरह से। तो विवाद देखने को मिलता है जल बंटवारे को लेकर के। और क्या है भैया, भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न कर पाने पर विवाद देखने को मिलता है। ठीक है, भारत जो है कई बार प्राकृतिक गैस, जिसको नेचुरल गैस बोलते हैं, वो खरीदने के लिए इच्छुक रहता है, लेकिन बांग्लादेश उसको एक्सपोर्ट ही नहीं करता है, तो इसको लेकर के विवाद देखने को मिलता है। भारत विरोधी ताकतों को लेकर के कई बार विवाद देखने को मिलता है। कई बार बांग्लादेश क्या करता है कि जो इंडिया के अगेंस्ट होते हैं ना लोग, कई बार उनका समर्थन सपोर्ट कर देते हैं बांग्लादेश वाले, तो इसको लेकर के जो है कई बार भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप
लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपको मैं कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। कई बारी ये जो क्वेश्चन है आपका पेपर में आ चुका है। बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए बच्चों यहाँ पर कि पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कारणों को लिखिए, ठीक है। आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक ही टाइम पे आजाद हुए, या यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान हमसे टेक्निकली एक दिन पहले आजाद हो गया था, एक नया देश बन गया था, है ना। आपका 14 अगस्त को ही पाकिस्तान आजाद हो गया। वो अपना जो इंडिपेंडेंस डे है वो 14 अगस्त को मनाते हैं, और हम आजाद हुए थे 15 अगस्त को, है ना। फिर भी आप अभी देखेंगे तो अभी 2023 चल रहा है, 2023 भी खत्म होने को आया है। आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में जो आपका दुनिया का सबसे बड़ा, आप कह लीजिए, या वैश्विक स्तर पे सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कहीं पाया जाता है तो वो इंडिया में पाया जाता है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, ठीक है। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर डेमोक्रेसी तो बिल्कुल ना के बराबर। वहां पर कोई भी ऐसा जो है आपका प्रधानमंत्री नहीं आया है जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। सोचिए क्या ही डेमोक्रेसी है। और भारत में इस टाइप का कुछ नहीं देखने को मिला है भैया, भारत में सब कुछ स्मूथली चला है। तो इसके क्या कारण थे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कमजोर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं AAA का प्रभाव अधिक होना। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट मैंने खुद लिखा था पेपर के अंदर। क्वेश्चन आया था जब मैंने अपने टाइम पे एग्जाम दिया था 12th क्लास का, उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था कि पाकिस्तान में लोकतंत्र क्यों कमजोर है, ठीक है। या यूं कह लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक समय ही आजाद हुए, लेकिन वर्तमान समय में दोनों देशों में लोकतंत्र को लेकर के अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, या अलग अलग परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पाकिस्तान में लोकतंत्र कमजोर क्यों रहा था? क्योंकि AAA का प्रभाव पाकिस्तान के अंदर ज्यादा है। अब आप बोलेंगे सर जी ये AAA क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझिए यहाँ पर बच्चों। देखिए AAA का मतलब है, यहाँ पर पहला जो ए है इसके अंदर, इसका मतलब है अल्लाह, ठीक है। अल्लाह मतलब, मैं किसी भगवान की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक टीचर हूँ, और टीचर होने के नाते मेरा ये धर्म है कि मैं आपको समझाऊं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे को बुरा लगता है तो हाथ जोड़ करके नमन है यहाँ पर। देखिए अल्लाह का मतलब ये है कि वहां पर जो भी धार्मिक गुरु है, जैसे हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं, सनातन धर्म की, तो यहाँ पर पंडित वगैरह होते हैं, ठीक है, जिसको आप धार्मिक गुरु इस तरह से कह सकते हैं, या फिर योगी वगैरह होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से आपका जो इस्लाम धर्म होता है उसमें मुस्लिम वगैरह होते हैं, ये धार्मिक गुरु वहां पर माने जाते हैं, ठीक है। तो जो वहां के धार्मिक गुरु हैं उनका जनता के ऊपर ज्यादातर हमें प्रभाव देखने को मिलता है, इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए वहां की जो जनता है वो गवर्नमेंट से ज्यादा वहां के धार्मिक गुरु लोगों की बात मानती है। अब वहां के जो धार्मिक गुरु है वो नहीं चाहते हैं कि वहां पर लोकतंत्र आए, ठीक है। एक ये कारण है जिस कारण से पाकिस्तान में लोकतंत्र की जो जड़ें है, या यूं कह लीजिए लोकतंत्र कमजोर है। दूसरा है भैया वहां की आर्मी, दूसरे ए का मतलब है आर्मी, ठीक है। अब आर्मी वहां की नहीं चाहती है कि पाकिस्तान में प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी आए। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर कई बारी तख्ता पलट हुआ है और सरकार को हटा करके आर्मी जो है शासन करने आ गई है, ओके। तो आर्मी वहां की नहीं चाहती है कि वहां पर लोकतंत्र आए, क्योंकि अगर वहां लोकतंत्र आ जाएगा, प्रॉपर गवर्नमेंट जो है फंक्शन करने लग जाएगी, तो आर्मी की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, जितना ज्यादा वैल्यू अभी आर्मी को मिल रहा है वहां पर। तो एक ये चीज लिख सकते हैं। तीसरा ए का मतलब है यहाँ पर अमेरिका, यानी कि आप यूएस कह सकते हैं उसको, है ना। अमेरिका जैसे देश जो है, या यूं कह लीजिए पश्चिमी देश जो है आपका, वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जैसे देश में डेमोक्रेसी आए, यानी कि लोकतंत्र आए। क्योंकि अगर मान लीजिए पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आ जाता है, शांति हो जाता है, तो वो हथियार वगैरह थोड़ी ना खरीदेंगे, नया नया टेक्नोलॉजी का हथियार, नया नया फाइटर जेट, नया नया मिसाइल सिस्टम, ये थोड़ी खरीदेंगे। वो बोलेंगे यार हमारे देश में शांति है। वहीं अगर उस देश में गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से रूल नहीं कर रही होगी, आर्मी रूल कर रही होगी, तो आर्मी क्या बोलेगी, अरे भैया यूएस जी, अमेरिका जी, हमको नया हथियार दे दीजिए, नया गोला बारूद दे दीजिए, नया टैंक वूंक दे दीजिए, है ना, फाइटर जेट दे दीजिए। तो यहाँ से फायदा है, जो पश्चिमी देश है अमेरिका, और अमेरिका जैसे जो पश्चिमी देश है उनका फायदा है। इसीलिए ये देश कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका में आपका लोकतंत्र, जो सो कि मैं अमेरिका में लोकतंत्र बोलने वाला था, माफी चाहूंगा, ये देश कभी नहीं चाहेंगे कि आपका पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है प्रॉपर तरीके से आ सके। क्लियर? चलिए, आई होप कि ये वाला जो पॉइंट है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है भैया चमत्कारी नेताओं का अभाव। चमत्कारी नेता बोलेंगे सर जी इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है भारत के अंदर आपको कई चमत्कारी नेता देखने को मिले हैं, जैसे यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, नेहरू जी हो गए। इस तरह के नेता जो है पाकिस्तान में हमें कभी देखने को नहीं मिले। एक मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ दिया जाए
तो कोई भी ऐसा नेता नहीं आया जो पाकिस्तान का प्रॉपर तरीके से भला कर सके। जितने भी आए ना भैया, सब खौए पकौए वाले आए। हमारे यहाँ देसी लैंग्वेज में बोला जाता है खौए पकौए। खौए पकौए का मतलब होता है कि भैया आओ, लूट के आओ, इस तरह से लूट के खाओ, अपना फायदा देखो और निकल लो, देश जाए भाड़ में। ऐसे ही नेता वहां पर देखने को मिले हैं। कोई सा भी नेता का हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, इस तरह से सब करप्ट नेता है वहां पर, सब के सब, सारी पार्टियां करप्ट है भाई वहां की। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि राजनीतिक दलों का भ्रष्ट होना, है ना, विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप होना, चमत्कारी नेताओं का अभाव, AAA का प्रभाव अधिक होना। तो ये सारे कारण आप लिख सकते हैं जिस कारण से पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है कमजोर रहा है। वहां पर लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो कमजोर रही हैं। आज के टाइम पे 2023 में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश बोला जाता है, लेकिन वहीं पाकिस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह से स्थापित भी नहीं हो पाया है। ठीक है, जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, बल्कि दोनों जो आजाद हुए थे लगभग एक ही टाइम पे हुए थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि राइट द रीजंस दैट वीकेंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। का आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि LTTE यानी लिट्टे का पूर्ण रूप लिखिए, लिट्टे का फुल फॉर्म लिखिए। तो लिट्टे का जो फुल फॉर्म होता है इंग्लिश मीडियम में आपका लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, हिंदी में होता है तमिल इलम के मुक्त बाघ करके। तो इस प्रकार से आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, राइट द फुल फॉर्म ऑफ लिट्टे। आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 19वां क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए किन्हीं दो समझौतों का उल्लेख कीजिए। तो दो समझौतों की अगर बात करें, यहाँ पर दो अग्रीमेंट की बात करें, तो एक हो गया आपका ताशकंद समझौता, दूसरा हो जाएगा आपका शिमला समझौता। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, 20वां क्वेश्चन देखिए, भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कब कब किया, यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए भारत ने 2 बारी अपना परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसमें हम पहली बारी में फेल हो गए थे और दूसरी बारी में सक्सेस हुए थे बिल्कुल। जो आपका पहला परमाणु परीक्षण था उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, जो कि 1974 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था ये परमाणु परीक्षण, और पोखरण में किया गया था। ठीक है, ये फेल हो गया था उस टाइम पे। फिर हमने दूसरा परमाणु परीक्षण किया जिसका कोड नेम था शक्ति 98, और ये हुआ था 1998 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुआ था, उनके शासनकाल में हुआ था, जो एक सफल परमाणु परीक्षण था। ये भी आपका पोखरण में हुआ था। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट इट्स न्यूक्लियर टेस्ट। आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगला यहाँ पर सार्क और साफ्टा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। ओके, 22वां क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है आज तक कितने युद्ध हुए हैं। तो टोटल 4 युद्ध हमें देखने को मिले हैं। 4 वॉर हुए हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। पहला हुआ था 1947-48 के टाइम पे कश्मीर के मुद्दे को लेकर के। दूसरा जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान में वो 1965 में हुआ था, नदी जल बंटवारे के विवाद को लेकर के। तीसरा जो हुआ था 1971 में हुआ था, जब हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया था, है ना। पाकिस्तान 2 हुआ करता था अगर आपको याद हो तो, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, है ना। तो उसी में से एक पाकिस्तान को हमने प्रॉपर अलग कर दिया और एक नया देश बना दिया था बांग्लादेश 1971 में। यहाँ पर हमें जो सो कि युद्ध लड़ना पड़ा था पाकिस्तान के साथ, तीसरा युद्ध लड़ना पड़ा था। ठीक है, और चौथा युद्ध जो सबसे आखिरी युद्ध हमने लड़ा था वो 1999 में लड़ा था, जिसको कारगिल युद्ध भी बोला जाता है। ओके, तो ये टोटल 4 वॉर हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, 23वां क्वेश्चन कि आर्थिक वैश्वीकरण का दक्षिणी एशिया पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, यानी कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन रहा है तो साउथ एशिया पर इसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर आंसर आप लिखेंगे कि दक्षिण एशिया में आर्थिक सुधार किए गए हैं इसके द्वारा, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, यानी फ्री ट्रेड जो होता है ना, कम से कम टैक्स लगा करके व्यापार करना, तो इस चीज को बढ़ावा दिया गया है। और साथ ही साथ आर्थिक सुविधाओं में गुणात्मक सुधार हमें देखने को मिला है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशिया के देशों की मुख्य समस्या क्या है, किन्हीं 2 समस्याओं को बताइए। तो देखिए जो आपके दक्षिण एशिया के देश है, साउथ एशियन कंट्रीज है, उसके अंदर जो मेन 2 चीजें हमें देखने को मिलती है, 2 प्रॉब्लम कह लीजिए। एक तो है भैया सीमा विवाद, और दूसरा है नदी जल बंटवारे को लेकर के विवाद देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। 25वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे
कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता कब और किसकी सहायता से संपन्न हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी का जो जल है यानी पानी है, इसको लेकर के एक एग्रीमेंट हो रखा है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि ये कब हुआ था और कौन एक मीडिएटर आया था, बीच का बंदा आया था जिसने इस समझौते को यहाँ पर सक्सेस करवाया था, यानी सफल बनाया था। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता 1960 के दशक में हुआ था और इस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री जो थे उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे और ये जो समझौता है इसको विश्व बैंक की सहायता से संपन्न करवाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। बच्चों आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं वैश्वीकरण के अंदर। वैश्वीकरण क्या होता है? ठीक है, तो वैश्वीकरण का मतलब होता है भैया प्रवाह। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह कई तरह की चीजों का हो सकता है, आपका वस्तु का एक देश से दूसरे देश में जाना आना, पूंजी का एक देश से दूसरे देश में जाना वो आना, विचारों का एक देश से दूसरे देश में पहुंचना, संस्कृति का हस्तांतरण, ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया भैया? वैश्वीकरण के कारण हो पाया। इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, आपके पास जो फोन है अभी, ठीक है, जिससे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि जो आपके पास फोन है या तो वो रेडमी का फोन होगा, ठीक है, या तो वो सैमसंग का होगा या ओप्पो का होगा, वीवो का होगा। अगर आप बहुत ज्यादा अमीर है भैया, पैसा वाला है, तो आपके पास जो है एप्पल का फोन होगा। ठीक है, इस तरह के कंपनीज के जो फोन है आपके पास होंगे जिससे कि आप वीडियो वगैरह देखते हैं, नॉर्मल जो चीजें करनी होती है मोबाइल में वो करते हैं। ठीक है, अब ये जो फोन है, ये फोन की कंपनियां जो है, चाहे आपका रेडमी ले लीजिए, सैमसंग ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, ये इंडिया का थोड़ी ना है। आपका जो सैमसंग है ये साउथ कोरिया का है, रेडमी चाइना का है, ठीक है, एप्पल जो है यूएस का है। ये सब तो दूसरे देश की कंपनियां है, दूसरे देश की टेक्नोलॉजी के हिसाब से फोन बना रही है। तो इंडिया में आपको ये फोन कैसे देखने को मिल पा रहा है? तो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के कारण ही देखने को मिल पा रहा है। ठीक है, अगर हमारे देश ने 1991 के अंदर ग्लोबलाइजेशन को नहीं अपनाया होता, हमने वैश्वीकरण को नहीं अपनाया होता, तो ये सारी चीजें आपके पास नहीं होती। आज के टाइम पे भी आप वही नोकिया 3310 चला रहे होते, वो कीपैड फोन एकदम, है ना, और ये वीडियो कॉल करना, पबजी उबजी खेलना, ये सब तो भैया हमारे लिए सपना हो जाता। तो वैश्वीकरण के कारण ही एक देश से दूसरे देश में टेक्नोलॉजी जाती है, चाहे दूसरा देश जो कितना ही पिछड़ा हुआ हो या फिर पीछे हो। हमारा देश तो वैसे नहीं है, अफ्रीकन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वहां पर देखिए वैश्वीकरण के कारण ही इस टाइप के स्मार्टफोन पहुंच पा रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें पहुंच पा रही है ना। तो ये सब किस कारण से पॉसिबल हो पाया भैया? वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो जो मैंने चैप्टर्स की वीडियो बना रखी है उनको जरूर देख करके जाइएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैंने ये प्रयास किया है, जो भी मेरा आज तक का अनुभव रहा है उसके आधार पर बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत आसान तरीके से, जिसको आप कह सकते हैं ना, इस तरह से चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है मैंने। काफी सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, एनिमेशन के थ्रू मैंने चैप्टर्स की वीडियो बनाई है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूं तो ये चैप्टर नंबर 1 है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, और काफी एनिमेट करके मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है, जिसके ऊपर करीबन 28,000 व्यू है। और कमेंट आप जाकर के देखेंगे ना, एक से एक कमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको चैप्टर्स की वीडियो बताई है और इसके अंदर जो भी चीजें मैंने आपको बताया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर को लेकर के। ठीक है, तो इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। इनको देखने के लिए सिंपली आपको चैनल पे जाना है, विद्यालय स्टडी पॉइंट पे। जैसे ही आप चैनल पे जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो क्लास 12 के लिए है इस तरह से कर रखा है। यहाँ पहले नंबर पे आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा, बोर्ड एग्जाम का सिलेबस, और सेकंड नंबर पे यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है चैप्टर्स का। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो वैसे ही आपको जो है यहाँ पर चैप्टर्स की जो वीडियो है वो देखने को मिल जाएगी। तो इन वीडियोस को मस्ट वॉच करके जाइएगा अपने मिड टर्म का पेपर देने, या अगर आप बोर्ड एग्जाम का देने जा रहे हैं, प्री बोर्ड एग्जाम का, कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं क्लास 12 के अंदर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इन वीडियोस को जरूर देख करके जाइएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये जो मैं आपको बात बताना चाहता था। वापस से अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 23वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि WSF क्या है, इसका पूर्ण रूप लिखिए एवं इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। तो देखिए 3 क्वेश्चन को मिला करके एक क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए इसका आंसर देने का प्रयास करते हैं। देखिए WSF क्या है भैया? ये एक मंच है जिसको आप स्टेज भी बोलते हैं, जहां वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन का अगर आपको विरोध करना है, वैश्वीकरण का विरोध करना है, तो WSF आपको एक मंच जो है वो प्रदान करता है। यहाँ पर जाकर के आप वैश्वीकरण का विरोध कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको
खाना ऑर्डर करना है, ठीक है, तो जोमेटो स्विगी से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो जोमेटो स्विगी क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर रेस्टोरेंट वाले आते हैं, वो अपना खाना लिस्ट करते हैं और जो कस्टमर होते हैं वो उस प्लेटफॉर्म से क्या करते हैं, खाना ऑर्डर करके घर पे मंगवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो कि जोमेटो स्विगी ये क्या हुए भैया, एक प्लेटफॉर्म हो गया। तो उसी प्रकार से आपका जो WSF है, यानी कि इसको अगर हम लोग विस्तारित रूप की बात करें या फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड सोशल फोरम। ये क्या है भैया, ये एक आपका मंच है, ठीक है, एक स्टेज जो है अवेलेबल करवाता है जहां पर जो विभिन्न वर्गों के लोग हैं वो आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं भैया, वैश्वीकरण का यानी ग्लोबलाइजेशन का विरोध करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो पूछा गया था हमसे इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो 2001 में ब्राजील में पोर्टो अल्गेरो करके जगह है, यहाँ पर जो है कि WSF वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक हुई थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, 28वां क्वेश्चन देखिए बच्चों कि भारत ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई। तो भारत ने नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई थी एवं इसी समय भारत ने वैश्वीकरण के लिए जो है वो पूरी तरह से तैयार हुआ और खुलेपन की नीति को भी भारत ने अपनाया। भारत ने बेसिकली इस टाइम पे LPG को अपनाया था, ठीक है। LPG क्या होता है, L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, P का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण और G का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। भारत ने इसी टाइम पे ये तीनों चीजें अपनाई थी। ओके, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अब वैश्वीकरण आया तो उसके कुछ परिणाम भी हमें देखने को मिले यहाँ पर, ठीक है। जैसे कोई भी चीज होता है, जैसे आप एग्जाम देते हैं तो उसका आपको परिणाम यानी रिजल्ट देखने को मिलता है। तो वैश्वीकरण भी जब आया पूरी दुनिया में तो इसका हमें कुछ परिणाम देखने को मिला, रिजल्ट देखने को मिला। क्या क्या देखने को मिला भैया, एक तो राजनीतिक परिणाम देखने को मिला जिसको आप पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस बोल सकते हैं, आर्थिक यानी फाइनेंशियल रिजल्ट देखने को मिला, सांस्कृतिक आपका जो है सो कि कॉन्सिक्वेंसेस कह लीजिए या रिजल्ट कह लीजिए वो देखने को मिला, यानी कि आपका कल्चरल जो होता है ना वो इस तरह से देखने को मिला। तो ये आप लिख सकते हैं वैश्वीकरण के परिणामों के अंदर, ठीक है। तो वैश्वीकरण के ये 3 परिणाम हमें देखने को मिले जिसके अंदर आप अलग अलग तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर देखिए वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणामों को बताइए, ये क्वेश्चन बन गया। तो देखिए सभी देशों का किसी भी समस्या के लिए साथ मिलकर काम करना और सरकार के निर्णय लेने की शक्ति में कमी देखने को मिलना, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संस्थाओं का अहम योगदान होना, ये हमें वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणामों के अंदर देखने को मिलता है। यानी जब वैश्वीकरण आया तो ये देखने को मिला कि जितने भी देश है वो किसी भी समस्या के लिए साथ मिलकर के काम करते हैं। जैसे कोविड-19 आया था तो पूरी दुनिया एक हो गई थी, भैया कैसे इस कोरोना को हटाओ हटाओ जल्दी हटाओ, है ना। तो ये हमें देखने को मिला। सरकार के निर्णय लेने की शक्ति में कमी देखने को मिलती है। यहाँ पर जो सरकार निर्णय ले सकती है उसमें कई बार निर्णय नहीं ले पाती है। ये क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि हमें यहाँ पर वैश्वीकरण में ये राजनीतिक परिणाम देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं जो यूएनओ जैसी संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन है उनका मेन रोल हमें देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव को बताइए। देखिए जब से वैश्वीकरण आया है तो पूरी दुनिया में विश्व व्यापार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है, बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिला है ट्रेडिंग के सेक्टर में, ठीक है। इस तरह से उसके साथ साथ मुक्त बाजार में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रसार हुआ है। जैसे आप देखेंगे इंडिया के अंदर आपको इस तरह का कंप्यूटर, लैपटॉप, इस तरह का फोन देखने को मिल रहा है। तो क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि भैया जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो एक देश से दूसरे देश में जाकर के व्यापार कर रही है, तीसरे देश में व्यापार कर रही है, जिसके कारण सभी देशों को टेक्नोलॉजी वगैरह मिल पा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को बताइए। तो देखिए जब जब वैश्वीकरण की बात होती है, सांस्कृतिक प्रभाव की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लोगों के रहन सहन, खान पान में बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। ये भी इस चीज के अंदर डिस्कस किया जाता है। जैसे भारत में आप देखेंगे तो हमारा देसी खाना पीना क्या है, दूध, दही, मक्खन, ठीक है, घी, साथ ही साथ आपका चावल, दाल, ये हमारे यहाँ का देसी खाना है ना, ये देसी खाना है। लेकिन जब से वैश्वीकरण को भारत ने अपनाया है, भारत में आप क्या देखेंगे कि चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फिंगर, इस तरह के खाने को ज्यादा जो सो कि यहाँ पर वरीयता दी जाती है। ज्यादातर लोग इन खानों को पसंद करते हैं, पिज्जा वगैरह होते हैं ना इस तरह के। ये हमारे देश का नहीं है, ये वेस्टर्न है ज्यादातर, है ना, चाइनीज है या वेस्टर्न खाना है जो हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है भैया, क्योंकि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। ना केवल भारत में ये चीजें देखने को मिल रही है, पूरी दुनिया में ये चीजें आज के टाइम पे देखी जा रही है कि ज्यादातर जो दुनिया है ना ये वेस्टर्न कल्चर को यहाँ पर पसंद कर रहा है और
उनको फॉलो कर रहा है, ठीक है। चाहे उनके खान पान के तरीके हो, पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रही है, उनके विदेशी व्यापार व विदेशी फिल्मों का भी चलन बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे जो विदेशी व्यापार है, जैसे आपका हैप्पी न्यू ईयर है ना, 2023 आ गया, अभी तो 2022 का था ये, ठीक है, अभी 2023 आने वाला है। तो जो नया साल मनाया जाता है कि न्यू ईयर आ गया, मैरी क्रिसमस, ये हमारे यहाँ का त्योहार नहीं है, ये ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज का त्योहार है जो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ, हमारे यहाँ पे जो ईसाई धर्म या इस धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इस त्योहार को जैसे कि सेलिब्रेट करते थे छोटे लेवल पे, लेकिन अब ये देखा जाता है कि बड़े लेवल पे हर धर्म के लोग जो है इस त्योहार को फॉलो करते हैं, मतलब मानते हैं कि न्यू ईयर आ गया, आपका क्रिसमस आ गया, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, वैश्वीकरण के आपके यहाँ पर सांस्कृतिक प्रभाव को हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि भैया किस प्रकार से लोग जो है वो आपका पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं, उनके त्योहारों को मना रहे हैं, जो आपका उनकी फिल्में वगैरह होती हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण के 2 सकारात्मक व 2 नकारात्मक प्रभाव को बताइए। तो सकारात्मक प्रभाव के अंदर आप लिख सकते हैं वस्तुओं व पूंजी के प्रवाह में तेजी आई है, महिलाओं की स्थिति में सुधार देखने को मिला है जब से वैश्वीकरण आया है पूरी दुनिया में, है ना। विश्व व्यापार तेजी से बढ़ा है, जब से ग्लोबलाइजेशन आया है तब हमें क्या देखने को मिला है, ग्लोबल ट्रेड जो है, विश्व व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा है। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिले। जाहिर सी बात है, एक सिक्के का 2 पहलू होता है, जैसे हेड और टेल होता है ना। तो इसी सिक्के का यानी वैश्वीकरण के जो पहला पहलू है वो सकारात्मक है, अच्छा है। दूसरा जो पहलू है, दूसरा जो साइड है वो खराब है, डार्क साइड जिसको आप कह सकते हैं। तो क्यों भैया, क्योंकि जब वैश्वीकरण आया तो इसका लाभ जो है विकसित देशों को ज्यादा हुआ, जो गरीब देश थे या फिर विकासशील देश थे उनको इसका लाभ ज्यादातर देखने को नहीं मिला है। जो विकसित देश है, अमेरिका जैसे जो देश है, उनको वैश्वीकरण का ज्यादा लाभ देखने को मिला है। संस्कृति का हार्स हो रहा है, लोग अपनी संस्कृति सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं वैश्वीकरण के नकारात्मक परिणामों के अंदर या नकारात्मक प्रभावों के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही चीज इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 33वां क्वेश्चन क्या है, संरक्षणवाद क्या है, इसको मैं आपको समझा देता हूं। संरक्षणवाद का मतलब होता है अपने देश की जो कंपनी वगैरह है उनको बचाइए, बाहर के देश की कंपनी को अपने देश में मत आने दीजिए। जैसे भारत ने 1991 से पहले कर रखा था, लाइसेंस राज चलता था भारत में, अपने देशों की कंपनियों को भारत जो है प्रमोट करता था, लेकिन बाहर के देशों की कंपनियों को भारत जो है अपने देश में नहीं आने देता था, ठीक है। तो यही आपका संरक्षणवाद होता है। यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो 1991 से पहले अपने घरेलू उत्पादों को बचाने एवं एकाधिकार बनाए रखने हेतु विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना संरक्षणवाद कहलाता है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अब हमारा एक टॉपिक आ जाता है भारत और वैश्वीकरण को लेकर के। देखिए भारत और वैश्वीकरण में आप संरक्षणवाद की नीति के बारे में बता सकते हैं। जैसे भारत में आजादी के कई वर्षों बाद तक भी वैश्वीकरण को भारत ने नहीं अपनाया था। भारत चाहता था कि वो आत्मनिर्भर बने, लेकिन अंततः जो है वो 1991 में भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया नई आर्थिक नीति के तहत, ठीक है। लास्ट में हमें अपनाना नहीं पड़ा क्योंकि हमारी इकोनॉमी का बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ गया था। वैश्वीकरण को जब भारत ने अपनाया तो जो हमारा आर्थिक वृद्धि दर था वो प्रति वर्ष के हिसाब से 7.5% के हिसाब से हमें बढ़ोतरी देखने को मिला, यानी ग्रोथ देखने को मिला। और यही जो ग्रोथ था वो 1990 के टाइम पे 5.5% था। सोचिए कितना ज्यादा हमें जंप देखने को मिला इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में। आज भी देखेंगे तो वर्ल्ड का फास्टेस्ट इकोनॉमी जो है, जो पूरी दुनिया में ऐसी अर्थव्यवस्था जो सबसे तेज गति से यहाँ पर विकास कर रही है, ग्रोथ कर रही है, तो इंडिया का ही है भैया। आगे देखिए एनआरआई जैसे लोग भारत की संस्कृति को विदेशों में बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में पूरी दुनिया जो है विश्व का लोहा मानता है। आज देखेंगे तो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में, जैसे आपका टीसीएस वगैरह हो गया, ठीक है, विप्रो हो गया, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। आज भारत के जो लोग हैं वो वैश्विक स्तर पर बड़े बड़े पदों पर है, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे गूगल के जो सीईओ है वो सुंदर पिचाई है, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है वो सत्या नडेला है, यूट्यूब के जो सीईओ है वो भी अभी आपके भारत के ही बने हैं, ठीक है, नील मोहन जी, जहां तक मैं करेक्ट नाम ले पा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से तो भारत के जो लोग हैं वो बड़े बड़े स्तरों पर जो है भारत का नाम जो है रोशन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर क्या है, ये टॉपिक आप समझ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही टॉपिक इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। कुछ और आपके क्वेश्चन है बच्चों जो आपके पेपर में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसके क्या परिणाम हमें देखने को मिले। तो इसके परिणामों के अंदर आप लिख सकते हैं कि शीत युद्ध यानी जो कोल्ड वॉर चल रहा था हमारा, ये जो है खत्म हो गया। एक ध्रुवीय विश्व यानी कि अमेरिका का वर्चस्व देखने को मिला हमें।
हथियारों की जो होड़ थी यूएस और आपका यहाँ पर वर्सेस लिख देता हूँ यूएसएसआर के बीच में, ये आपका क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक है, सोवियत संघ जो था वो 15 नए देशों में हमें यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि सोवियत संघ 15 अलग अलग गणराज्यों में टूट गया और 15 नए देशों का उदय देखने को मिला। रूस और सोवियत संघ जो है वो उसका उत्तराधिकारी बना। मतलब कहने का ये है कि जो सोवियत संघ था आपका यूएसएसआर जो था, इसका जो उत्तराधिकारी बना वो कौन बना भैया, रूस बना। रूस को ही ज्यादातर चीजें मिली सोवियत संघ की। ठीक है, विरासत में आप कह सकते हैं। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधित परिवर्तन हो गए। ठीक है, समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगा या पूंजीवादी विचारधारा व्यवस्था का वर्चस्व हमें देखने को मिला। जो समाजवादी विचारधारा थी जो सोवियत संघ फॉलो करता था, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि यार ये बंदा फॉलो कर रहा था ये विचारधारा, इसका तो ये तो टूट गया, तो हम भी फॉलो करेंगे तो कहीं हमारा देश भी तो नहीं टूट जाएगा। साथ ही साथ जो पूंजीवादी और उदारवादी व्यवस्था था उसका वर्चस्व देखने को मिला। पूरी दुनिया ने देखा कि अच्छा ये अमेरिका फॉलो करता है, चलो हम भी फॉलो करेंगे, हम भी बहुत ताकतवर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में बन सकता है। आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। आगे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये भी पेपर में कई बार आ जाता है कि शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है। इसको थोड़ा सा समझिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचा करके उपचार करना। अर्थात साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा गया है। इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचा करके उपचार करना, यानी कि एक हाथ से थप्पड़ मार दो और दूसरे हाथ से मलहम लगा रहे हो, अरे भैया हम ही तो तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं। अमेरिका ने भी कुछ इस टाइप का ही कारनामा किया था उस टाइम पे, जब आपको पता होगा यूएसएसआर यानी कि भैया यहाँ पर जो सोवियत संघ टूटा था तो 15 नए गणराज्य या यूं कह लीजिए 15 नए देश बन करके निकले थे। अब भैया देश को चलाने के लिए चाहिए पैसा, अब इन 15 देशों के पास कुछ पैसा वैसा है नहीं, इकोनॉमी नाम की कोई चीज नहीं है, तो ये गए भैया हमारे यहाँ पर किसके पास, एक तो गए भैया विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के पास, और आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है आईएमएफ उसके पास गए। ठीक है, अब इनको जाकर के बोला कि भैया हमको दे दीजिए पैसा, हम बहुत यहाँ पर गरीब देश है, देखिए ना अभी अभी नया देश बना है, हमारा देश चलाने के लिए पैसा वैसा है नहीं। अब आईएमएफ के अंदर और आपका जो वर्ल्ड बैंक है वहां पर चलती किसकी है, अमेरिका की चलती है। तो ये जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वाले अमेरिका से पूछे पैसा दे दे उस्ताद, तो अमेरिका बोले दे दो, लेकिन इनको बोलो कि एक तो जो ये आपका साम्यवाद का मॉडल है ना इसको छोड़ो और पूंजीवाद की ओर बढ़ो। ठीक है, ये जो पब्लिक सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा देते हो उसको हटाओ और प्राइवेट सेक्टर की ओर ज्यादा ध्यान दो। तो ये जो परिवर्तन का मॉडल था कि रातों रात अपना जो है सो पूरा मॉडल चेंज कर दो, साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर आ जाओ, इसी परिवर्तन के मॉडल को यहाँ पर शॉक थेरेपी कहा गया है ना। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचा करके उपचार करना। ओके, तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। आगे चलते हैं। अगला ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हमें देखने को मिले। तो शॉक थेरेपी के कुछ इस प्रकार से परिणाम देखने को मिले। रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, आर्थिक परिणाम अनुकूल नहीं रहे हैं, रूसी मुद्रा रूबल में हमें गिरावट देखने को मिला, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई, मध्यम वर्ग को कह लीजिए जो मिडिल क्लास होता है उनकी समाज की परिधि में ढकेल दिया गया। साथ ही साथ 90% जो उद्योग थे उनको निजी हाथों या कंपनियों को औने पौने दामों पर बेच दिया गया और इसी दामों में बेचा गया जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि आपका गराज सेल क्या है। तो गराज सेल का मतलब है कि 90% जो उद्योग थे हमारी इस तरह से इंडस्ट्री थी उनको औने पौने दाम पे भैया खरीद लो बेच लो, इस तरह से औने पौने दामों पे बेच दिया गया, इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चैप्टर वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा, वहां पर मैंने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है इन सब चीजों को एनिमेशन के साथ। ठीक है, तो उन वीडियोस को देख करके जाइएगा। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कर सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको सेकंड बुक का भी वन शॉट वाला वीडियो चाहिए तो। ठीक है, जय हिंद।